अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस एसक्यूएल सर्वर। और इसमें अभी तक हम लोग डेटाबेस बनाने, टेबल बनाने, डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करने सीखे। लेकिन जब डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं तो उसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। क्या होता है? डेटा हम लोग टेबल बनाए, टेबल के अंदर कॉलम बना दिए। अब कॉलम में डेटा जो आ रहा है वो सही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंट डेटा मतलब करेक्ट और कंसिस्टेंट डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग किसका, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं? डेटा इंटीग्रिटी के लिए। मान लो कि मेरे पास जेंडर है तो उसमें डेटा इंसर्ट करते समय हम लोग मेल भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। तो कोई डेटा एंट्री करने वाला मेल लिख दे रहा है, कोई एम लिख दे रहा है, तो इसमें क्या हुआ? ठीक है, मेल ही है, वो एम से भी मेल है, मेल से भी मेल है, लेकिन डेटा कंसिस्टेंट है, एक जैसा तो नहीं है। कोई मेल डाल रहा है, कोई एम डाल रहा है, कोई फीमेल डाल रहा है, कोई एफ डाल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट डेटा। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक जैसा डेटा नहीं है। या मान लो कि कहीं पे हम लोग स्टूडेंट आईडी ले रहे हैं। अब वहां पे है भाई स्टूडेंट आईडी तो यूनिक होना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या हो गया कि तुम S005 दो बार इसे हम लोग डाल दिए थे ना, अभी S004 दो बार डाल दिए थे, तो वो क्या हो गया? इनकरेक्ट डेटा हो गया। एक स्टूडेंट आईडी दो स्टूडेंट को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना, तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट की जगह क्या हो गया? इनकरेक्ट डेटा हो गया। या तो इनकंसिस्टेंट, एक जैसा डेटा नहीं आ रहा है, या गलत डेटा आ रहा है। वहां पे क्या रहा? गलत डेटा। मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, कोई 9 डिजिट डाल दिया गलती से, तो गलत डेटा चला गया। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस तरह का चेकिंग करने के लिए जो प्रोसेस होता है कि जहां जो डेटा आ रहा है, टेबल में जब डेटा आ रहा है तो वो करेक्ट डेटा आए और कंसिस्टेंट डेटा आए, उसको इन्फोर्स करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डेटा इंटीग्रिटी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसका। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? तो डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो करेक्ट डेटा स्टोर हो और कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा डेटा स्टोर हो। उसको जो इंश्योर करता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डेटा इंटीग्रिटी बोला जाता है। डेटा इंटीग्रिटी को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। चारों तरह का जो इंटीग्रिटी है वो 4 अलग अलग तरह का चेक अप्लाई करता है आपके डेटाबेस पे या आपके डेटाबेस के टेबल पे। एंटिटी इंटीग्रिटी अलग चीज चेक करता है कि भाई इसमें किस तरह का डेटा आना चाहिए, वो उस पे काम करेगा। डोमेन अलग तरह का चेकिंग करता है, रेफरेंशियल अलग तरह का करता है और यूजर डिफाइंड अलग तरह का करता है। तो ये चारों तरह का इंटीग्रिटी आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा जरूरत है, कोई जरूरत कि चारों लगाना है, हमको जरूरत है तो हम इसमें से एक लगा सकते हैं, इसमें कोई 2 लगा सकते हैं किसी टेबल पे, किसी पे 3 लगा सकते हैं, किसी पे 4 लगा सकते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये डेटा, एक तरह से अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो एक तरह का डेटा पे चेकिंग लगाना क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी होता है। क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी। तो पहला कौन सा इंटीग्रिटी है? एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है? एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर दैट ईच रो कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एन एट्रीब्यूट कॉल्ड प्राइमरी की। द प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। एंटिटी इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि आपके टेबल में एक कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा और कोई भी नल वैल्यू नहीं लेगा। और इसके लिए याद होगा आरडीबीएम के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया जाएगा तो वो कॉलम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा और कभी भी नल वैल्यू नहीं लेगा। तो एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपके टेबल में कोई ऐसा कॉलम हो जिससे कि किसी एक एंटिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके। एंटिटी किसको बोले थे? जिसका डेटा स्टोर करते हैं, जिसे हम लोग पढ़े थे ना ईआर डायग्राम में कि एंटिटी मतलब क्या? स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उस स्टूडेंट का हम बताते हैं ना कि एंटिटी किसमें बदलता है? टेबल में। तो स्टूडेंट का टेबल बन गया। अब उसमें जितना भी स्टूडेंट का डिटेल डाल रहे हैं सब अपने आप में एक एंटिटी है ना। स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट का ही डेटा डालेंगे ना, तो एक स्टूडेंट एडमिशन लिया मतलब एक एंटिटी बना, एंटिटी का इंस्टेंस हुआ। एक स्टूडेंट अगर मेरे पास एडमिशन लिया तो एक स्टूडेंट एंटिटी का एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट बना। दूसरा ऑब्जेक्ट एडमिशन लिया, दूसरा स्टूडेंट एडमिशन लिया तो दूसरा इंस्टेंस बना। तो यहां पे ऐसा कोई भी कॉलम जिसके बेसिस पे किसी एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर इंप्लॉय टेबल है तो उसमें उसके डेटा पे किसी एक इंप्लॉय को आइडेंटिफाई किया जा सके। अकाउंट नाम का टेबल है तो किसी एक अकाउंट का डिटेल निकाला जा सके। तो ऐसा कोई भी कॉलम जिसमें आप चाहते हैं कि हमेशा यूनिक वैल्यू है, जिसके वैल्यू पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकाला जा सके या उसको आइडेंटिफाई किया जा सके या उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, तो वैसे कॉलम पर हम लोग क्या लगाते हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी लगाते हैं। और एंटिटी इंटीग्रिटी लगाने के लिए हम लोग प्राइमरी की लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसा
कांस्टेंट होता है। ये प्राइमरी की क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा कांस्टेंट होता है जिसको जिस भी कॉलम पे लगा दिया जाएगा वो ना डुप्लीकेट वैल्यू लेगा और ना नल वैल्यू लेगा। वी कैन इंप्लीमेंट एंटिटी इंटीग्रिटी विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। एंटिटी इंटीग्रिटी लगाने के लिए किसका मदद लेना पड़ता है, प्राइमरी की का लेना पड़ता है। प्राइमरी की जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। इंश्योर यूनिक वैल्यू इन अ कॉलम, जो क्या इंश्योर करता है कि जिस पे लगा दिया गया है वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, जब भी लेगा यूनिक वैल्यू लेगा। एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द नल वैल्यू इन द कॉलम, और ये भी रिस्ट्रिक्ट करता है कि उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती। वी कैन ऐड प्राइमरी की एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन और आफ्टर टेबल क्रिएशन। अब प्राइमरी की लगाते कब है, तो आप टेबल बनाते समय भी लगा सकते हैं और टेबल बनाने के बाद भी लगा सकते हैं। दोनों चीज बताएंगे जब आगे, जब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि वी कैन क्रिएट ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल। एक टेबल पे कितना प्राइमरी की हो सकता है, एक ही। हम बताए थे ना, कैंडिडेट बहुत सारा हो सकता है लेकिन प्राइमरी की कितना होता है, एक ही होता है। तो पहला हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी, जो टेबल के अंदर यूनिकनेस को चेक करने के लिए, यूनिकनेस को इन्फोर्स करने के लिए, यूनिक डेटा किसी कॉलम में है उसको इन्फोर्स करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी का। और एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर तुम्हारा कौन सा की आता है, प्राइमरी की आता है। दूसरा होता है डोमेन इंटीग्रिटी। क्या होता है, डोमेन। डोमेन इंटीग्रिटी इंश्योर दैट ओनली अ वैलिड रेंज ऑफ वैल्यू इज अलाउड टू बी स्टोर इन अ कॉलम। अब मान लो कि ठीक है, यूनिक के लिए तो प्राइमरी की हो गया, लेकिन मान लो मेरे पास जेंडर है। अब जेंडर में हम चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास 3 वैल्यू है, MALE मेल, FEMALE फीमेल, समझ में आ रहा है, और तीसरा OTHER अदर। यही 3 वैल्यू आ सकता है। 3 वैल्यू छोड़कर दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता। M नहीं आ सकता, F नहीं आ सकता, O नहीं आ सकता, या कुछ भी हम और भी कुछ लिख कर डालेंगे तो वो नहीं जाना चाहिए। तो कुछ रेंज बता दिए। या मान लो मेरे पास फी है, फी कॉलम है, मेरे पास फी, हमको पता है कि मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में मिनिमम फी जो है वो 5,000 है और मैक्सिमम फी 1.5 लाख रुपए है। एक रेंज हो गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा फी कॉलम जो होगा वो 5,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच का ही वैल्यू लेगा। 5,000 से कम भी नहीं लेगा, 1.5 लाख से ज्यादा भी नहीं लेगा, ताकि गलती से भी कोई गलत डेटा ना डाल पाए। तो कहीं पे भी अगर कोई कॉलम पे कंडीशनली कोई वैल्यू लेना है, कोर्स है, तो मान लो मेरे पास 10 कोर्स का नाम है, तो यही 10 कोर्स का नाम में से कोई कोर्स होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। या डेट ऑफ बर्थ है, मान लो हम यहाँ पे नियम बना के रखेंगे मिनिमम 18 ईयर का ही बच्चा का एडमिशन लेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसको चेक करेंगे कि आज के डेट के हिसाब से चेक कर लेगा कि उसका एज 18 साल बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर उसका 18 साल है तो एडमिशन लेगा, 18 ज्यादा, और नहीं तो डेटा नहीं लेगा। तो अगर आप कोई कॉलम पे कंडीशनली डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन है, वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तब डेटा इंसर्ट होगा, कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए आपके पास अलग अलग तरह का कांस्टेंट होता है। जैसे कैसे एंटिटी के लिए कौन सा कांस्टेंट था, एंटिटी के लिए हमारे पास था प्राइमरी की। डोमेन के लिए होता है चेक की, चेक नाम का एक की होता है, डिफॉल्ट की होता है, और यूनिक की होता है। क्या होता है, यूनिक। ये 3। चेक की जो होता है वो एक कंडीशन लेता है, किसी भी कॉलम पर लगाएंगे साथ में एक कंडीशन लेगा। जैसे कंडीशन अभी हम बताया ना, कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकता है तुम्हारा कि 3 वैल्यू है, तीनों में से कोई वैल्यू जाना चाहिए, या रेंज दे देंगे कि एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये इतना से इतना के बीच में आना चाहिए, या फिर कहीं पे ग्रेटर देन लेस देन दे देंगे कि डेट ऑफ बर्थ जो है ये डेट से पहले का होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो कंडीशनली चेक करने के लिए चेक करते हैं। दूसरा होता है यूनिक। देखो यूनिक भी काम करता है प्राइमरी की तरह है। अगर किसी कॉलम पे लगा देंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है प्राइमरी की या यूनिक की में। यूनिक की में क्या होता है कि एक टेबल पे एक प्राइमरी की हो सकता है, एक टेबल पे बहुत सारा यूनिक की हो सकता है। इससे मान लो कि प्राइमरी की लगा दी स्टूडेंट आईडी पे, लेकिन आधार नंबर भी तो किसी का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी तो किसी का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी भी तो किसी का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी की तो एक ही लगा सकते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे कि एक पे प्राइमरी की लगा दिए तो बाकी पे क्या लगा देंगे, यूनिक की। तब अंतर क्या है, एक माइनर अंतर है। माइनर अंतर क्या है, प्राइमरी की एक हो सकता है, यूनिक की बहुत सारा हो सकता है, पहला अंतर। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा अंतर क्या है कि तुम्हारा प्राइमरी की जो है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, नल वैल्यू नहीं लेता, लेकिन जो यूनिक की है वो डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं लेगा, लेकिन एक नल वैल्यू ले सकता है। कितना वैल्यू ले सकता है, एक नल ले सकता है। ये माइनर अंतर है। और तीसरा होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का यूज किस लिए करते हैं डोमेन इंटीग्रिटी में, जैसे भी हम लोग देखे क्या कि पार्शियल डेटा इंसर्ट करते हैं। तो पार्शियल डेटा इंसर्ट करते हैं तो जिस भी कॉलम के लिए वैल्यू नहीं पास किया जाता उसमें अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाता है, नल। जिस कॉलम के लिए वैल्यू नहीं पास की उसमें क्या चला गया, नल। हम लोग कोई ऐसा कॉलम है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि अगर उसके लिए वैल्यू पास ना करे तो नल के जगह मेरे हिसाब से कोई वैल्यू चला जाना चाहिए। तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, डिफॉल्ट कांस्टेंट का। किसका करते हैं, डिफॉल्ट। जैसे मान लो मेरे पास सिटी नाम का कॉलम है या कंट्री नाम का कॉलम, तब हम यहां पे इंडिया का,
एक छोटा सा स्टेट का एक छोटा सा शहर में बैठे हुए। मेरे यहाँ पे बच्चा जो है, अब ऑस्ट्रेलिया से तो पढ़ने आएगा नहीं, यहाँ चाइना से पढ़ने आएगा ही नहीं, बहुत होगा तो नेपाल भूटान वाला एक आध दो घूमते फिरते चला है। समझ में आ रहा है? 3 गो नेपाल का स्टूडेंट है मेरे पास अभी, वो सामने बैठी हुई है, एक वो सुष्मिता अधिकारी सामने आती है, एक और है, लोग दूसरा कोर्स में, 3 बच्चा है नेपाल का। ठीक है, तो यही आ सकता है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का कंट्री में मेरा क्या डालना रहेगा? इंडिया। तो बार बार हमको इंडिया डालना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वहां पे करेंगे क्या कि जो कंट्री वाला कॉलम है उसमें डिफॉल्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या डाल देंगे? इंडिया। तो अगर उसके लिए वैल्यू नहीं पास किया जाएगा तो अपने आप क्या चला जाएगा? इंडिया। तो जितना मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है सबका इंडिया है, तो उसका वैल्यू नहीं देंगे, हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा, अपने आप क्या चलते चला जाएगा? नल की जगह इंडिया चलते चला जाएगा। और जो भूला भटका एक आध नेपाल भूटान बांग्लादेश वाला आ गया तो वहां क्या करेंगे हम लोग? वहां पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे, तो जो वैल्यू डालिएगा वही डाल जाएगा। अब वैल्यू नहीं डालने पे क्या जाता था? नल। तो नल की जगह आप अगर इंडिया बता दिए तो वहां क्या चला जाएगा? इंडिया चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग चेक की जो है डिफॉल्ट है और यूनिक की जो है, ये किस में आता है तुम्हारा? डोमेन इंटीग्रिटी में। तो हम लोग प्राइमरी की पढ़ेंगे जो कि किस में आएगा? एंटिटी इंटीग्रिटी में। फिर हम लोग कौन सा की पढ़ेंगे? चेक, डिफॉल्ट और यूनिक, जो किस में आएगा? डोमेन में। एक होता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ कांसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम दैट इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन टेबल रिमेन कंसिस्टेंट। यहां रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग बनाते हैं। अभी याद होगा पिछला जो सेशन हम लोग पढ़े, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग 2 टेबल बनाए थे, कोर्स और स्टूडेंट बनाए थे ना। और वहां पे क्या था कि कोर्स टेबल में कोर्स आईडी था, कोर्स का नेम था, ड्यूरेशन था, फी था। और स्टूडेंट टेबल में क्या था? कोर्स आईडी डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे? कोर्स आईडी, कि कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है। अब हम लोग दिखाते एक मजेदार चीज कि चलो हम लोग वही टेबल वापस खोलते हैं और एक और स्टूडेंट का डिटेल डालते हैं, या एक स्टूडेंट का डिटेल डालता है। अभी तो हम लोग उसको ट्रंकेट कर दिए थे, ये तो टेबल खाली है। एक स्टूडेंट का डिटेल डालते हैं यहाँ पे। अभी देखो प्रॉब्लम दिखाते हैं क्या होगा। और यहाँ S001 डाले। मेरे पास कोर्स टोटल कितना है? S005 तक है, SC005 तक है। कहां तक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं C006। क्या डाल देंगे? C006। देखते हैं कि क्या होता है। रन करा दिए, ले लिया ना डेटा। रन कराते हैं, डेटा निकाल के देखते हैं कि डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ C006 दिख रहा है। मतलब ये स्टूडेंट ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जो मेरे पास कोर्स है ही नहीं। यही होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम, कि आप अगर कोई कॉलम में ऐसा डेटा डाल रहे हैं जो किसी दूसरे टेबल से लिंक है। ये C006 किस में था? कोर्स टेबल में। यहां पे तो गड़बड़ हो गया ना कि ऐसा कॉलम में गया। तो कभी भी अगर आप ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी कॉलम में हम डेटा डाल रहे हैं तो वो डेटा को पहले जाके किसी टेबल में जाके चेक करें कि वहां पे वो है या नहीं है। अगर वहां है तो ले, नहीं तो ना ले। जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक फी टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में सारा स्टूडेंट का डेटा है। अब फी टेबल में हम क्या कर रहे हैं? उसका स्टूडेंट आईडी डाल रहे हैं, कौन स्टूडेंट फी दिया। अब हम स्टूडेंट आईडी में गलत स्टूडेंट आईडी डाल दिए जो मेरे पास स्टूडेंट है ही नहीं। तो ऐसा स्टूडेंट का फी एंट्री हो गया जो स्टूडेंट है ही नहीं, और जो बेचारा पैसा दिया था उसका यहाँ पे दिख नहीं रहा पैसा दिया हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डाला जाता है, जहां पे आप किसी एक टेबल के किसी कॉलम को किसी दूसरे टेबल के किसी कॉलम पर डिपेंड करा सकते हैं या उसके साथ लिंक करा सकते हैं। अब अगर यहां पे वो डेटा डाला जाएगा तो ये कॉलम किसी दूसरे टेबल पे के दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट अगर है तो वहां जाके पहले चेक करेगा वो डेटा वहां है या नहीं है। अगर वो डेटा वहां है तो यहां एंट्री लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। तो अगर यहां पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किया जाता तो क्या होता कि जो स्टूडेंट टेबल का कोर्स आईडी है उसको लिंक कराना पड़ता है किसके साथ? कोर्स टेबल के कोर्स आईडी के साथ में। और अगर वो लिंक रहता और यहां पे हम C006 डालते तो वो डेटा एंट्री नहीं हो पाता। वहां बता देता कि यहां पे आपका वायलेशन हो रहा है किसका? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब फॉरेन की का। तो अगर आपको ये काम करना है कि आपका एक टेबल का कॉलम किसी दूसरे टेबल के कॉलम पे डिपेंडेंट हो जाए तो इसके लिए कम से कम दोनों टेबल में एक टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए, दूसरे में फॉरेन की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है किसी टेबल के अंदर जो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की पे क्या रहता है?
डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोर्स टेबल में प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, किसमें, कोर्स आईडी में। और जो मेरा स्टूडेंट टेबल था वहां पे कोर्स आईडी में क्या बनाना पड़ेगा, फॉरेन की। फॉरेन की बनाते समय उसको लिंक करा देना पड़ेगा किसके साथ, कोर्स का कोर्स आईडी के साथ में। तो फॉरेन की क्या है, फॉरेन की किसी टेबल के अंदर कोई ऐसा कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ लिंक रहता है। फॉरेन की में जब डेटा डाला जाएगा तो पहले प्राइमरी की में जाकर चेक करेगा कि वो डेटा वहां पे है या नहीं है। अगर वो डेटा वहां पे प्राइमरी की में एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉरेन की में एंट्री लेगा, अगर फॉरेन प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फॉरेन की में एंट्री वो एंट्री नहीं लेगा। जैसे अगर यहाँ C006 डाले तो C006 को जाके पहले कोर्स वाले के प्राइमरी की में चेक करेगा, वहां का कोर्स आईडी में, कोर्स वाले के कोर्स आईडी में। अगर वहां C006 होगा तो यहाँ एंट्री लेगा, वहां C006 नहीं होगा तो एंट्री नहीं लेगा। तो इस तरह का जो लिंक दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करते हैं। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए कौन सा की बनाना पड़ता है, फॉरेन की बनाना पड़ता है। तो की हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, प्राइमरी की, चेक की, डिफॉल्ट की, यूनिक की और फॉरेन की। प्राइमरी की कौन सा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए यूज होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी को। यूनिक, डिफॉल्ट और चेक कौन सा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए यूज होता है, डोमेन इंटीग्रिटी को। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कौन से, फॉरेन की कौन से इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए यूज होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एक होता है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी लास्ट। ये एक ऐसा इंटीग्रिटी है जो कोई भी ऐसा चेकिंग जो ना कि प्राइमरी की से हो पा रहा, ना फॉरेन की से हो पा रहा है, ना चेक से हो पा रहा, ना डिफॉल्ट से हो पा रहा है, ना नल नॉट नल, इससे नहीं हो पा रहा। आपका कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, आपका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि ये सब चीज से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज से फुलफिल नहीं हो पा रहा। तब हम लोग किसका यूज करेंगे, यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी का। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन। वहां पे एक है अकाउंट टेबल और एक है ट्रांजेक्शन टेबल। ध्यान देना, अकाउंट टेबल में अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन है प्लस तुम्हारा बैलेंस वहीं पे है, और ट्रांजेक्शन टेबल में जो भी लेन देन कर रहा हो कहां है तुम्हारा, ट्रांजेक्शन टेबल में। अब मान लो कि तुम पैसा निकालने के लिए तुम अप्लाई किया, बैंक में जमा किया पेपर, बैंक में गया, पैसा निकालने के लिए कंप्यूटर में डाला। अब मान लो तुम्हारा बैलेंस है 5,000, तुम यहाँ पे दे दिया कि हमको 10,000 निकाल के दीजिए, ये तो यहाँ 10,000 माइनस करेगा तो ट्रांजेक्शन टेबल में तो इंसर्ट हो जाएगा। तो वहां पे बैलेंस क्या है तुम्हारा 5,000 और यहाँ इंसर्ट हो गया क्या कि 10,000 निकाल दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वहां पे हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, अगर हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पहले जाके वहां बैलेंस चेक करें कि मेरा बैलेंस कितना है, कितना का ट्रांजेक्शन हो रहा, अगर उससे ज्यादा या उसके इक्वल बैलेंस है तब तो ट्रांजेक्शन होना तो ना हो। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई भी कांस्टेंट नहीं है जो इस तरह का चेकिंग कर सकता है। तो वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ता है, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट। जैसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, रूल लगा सकते हैं या फिर आप ट्रिगर लगा सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, या ट्रांजेक्शन चला सकते हैं। तो वो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है रूल से, या इसको इंप्लीमेंट किया जाता है ट्रिगर से, या इसको यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी को इंप्लीमेंट किससे किया जाता है, तुम्हारा ट्रांजेक्शन से। तो ये सब चीज हम लोग आगे के चैप्टर से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी नहीं पढ़ने वाले, अभी हम लोग कौन सा पढ़ने वाले, 3 इंटीग्रिटी। कौन कौन सा, एंटिटी, डोमेन और रेफरेंशियल। तो चलिए अगला टॉपिक में, अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर ये सारा की को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे कि सब कुछ सही सही काम कर रहा है या नहीं हो रहा, सारा चेकिंग हो रहा है या नहीं। तो कीज कैसे लगाते हैं, चाहे टेबल बनाते समय या फिर टेबल बनाने के बाद, वो हम लोग अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।